मैं डॉक्टर अल्फोंस तिर्की, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय जीपी वर्मा स्नातकोत्तर कला वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर, एमए इतिहास सेकंड सेमेस्टर, पेपर 4 चीन और जापान का इतिहास। व्याख्यान का विषय चीन में साम्यवाद का उत्कर्ष। चीन में साम्यवाद का उत्कर्ष 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति ने न केवल रूस की जारशाही शासन को समाप्त करके साम्यवादी सरकार की स्थापना की, वरन समस्त विश्व के जनमत को प्रभावित किया। चीन के क्रांतिकारियों तथा उनके विचारों एवं कार्यप्रणाली पर बोल्शेविक क्रांति का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में चीन को आशा के अनुकूल कुछ नहीं मिला तो सर्वत्र असंतोष व्याप्त हुआ। अब चीन के कुछ क्रांतिकारी तथा राष्ट्रभक्त इस बात को सोचने के लिए बाध्य हो गए कि पश्चिमी देश उनके हितों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। उनका विकास अब रूस की बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से ही संभव है। फलतः चीन में मार्क्सवाद और साम्यवाद के अध्ययन के लिए पेकिंग में एक संस्था का गठन किया गया, जिसके गठन का श्रेय पेकिंग विश्वविद्यालय के कुछ प्राध्यापकों को था। 1919 में ही चीन साम्यवादी दल की स्थापना की गई। जब रूस ने स्पष्ट रूप से चीन में साम्यवादी और बोल्शेविक कार्यक्रम चलाने का प्रयास किया तो कुओमिंगतांग दल के नेता रूस के विरुद्ध हो गए। परंतु डॉक्टर सन यात सेन साम्यवादी सिद्धांतों का समर्थक था। उनकी मृत्यु के पश्चात 1927 तक कुओमिंगतांग और साम्यवादियों में सहयोग बना रहा, किंतु जब साम्यवादियों ने हेकाओ सरकार तथा कुओमिंगतांग पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया तो चियांग काई शेक ने साम्यवादियों को कुओमिंगतांग दल से निष्कासित कर दिया। जब कम्युनिस्ट लोग कुओमिंगतांग दल से अलग हो गए तो उन्होंने चीन के अनेक प्रांतों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 1931 में उनकी शक्ति का प्रधान केंद्र कियांगसी था। यह प्रांत क्वांगतुंग प्रांत के उत्तर में स्थित है, जहां कम्युनिस्ट लोगों ने अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। कियांगसी की कम्युनिस्ट सरकार नानकिन की कुओमिंगतांग सरकार की सत्ता को स्वीकार नहीं करती थी। 1932 में चीन की इस कम्युनिस्ट सरकार के अधीनस्थ प्रदेशों का क्षेत्रफल 3,30,000 वर्ग मील लगभग था। उनमें निवास करने वाले लोगों की संख्या लगभग 9 करोड़ थी। इस समय चीन में 3 प्रकार की सरकारें थीं। पहला, चियांग काई शेक की अध्यक्षता में नानकिन में कुओमिंगतांग दल की सरकार। दूसरा, कैंटन में कुओमिंग दल की वामपंथी सरकार। और तीसरा, साम्यवादी सरकार। साम्यवादियों का विरोध। चियांग काई शेक के अधीन नानकिन सरकार कम्युनिस्ट विरोधी थी। देश की एकता अखंडता के लिए कम्युनिस्टों को युद्ध में परास्त करना आवश्यक समझते थे। उनका सोचना था कि साम्यवादी शक्ति राष्ट्रीय सरकार की स्थापना में बाधक होगी। इसलिए 1933 में साम्यवादियों पर नियंत्रण के लिए 4 बार कियांगसी की साम्यवादी सरकार पर आक्रमण किए गए।
पर सफलता नहीं मिली। 1934 में साम्यवादियों को समाप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। इसी वर्ष लाखों साम्यवादी मौत के घाट उतार दिए गए। फासिस्ट आधार पर नीली कुर्ती नामक आतंकवादी दल का गठन किया गया, जिसका कार्य साम्यवादियों को संदेह मात्र पर समाप्त कर देना था। कुओमिंतांग दल की विचारधारा का प्रचार किया गया तथा जनता को समझाने का प्रयास किया गया कि साम्यवादी देश के दुश्मन हैं। साम्यवादियों का महाप्रस्थान। 1933 में च्यांग ने 10 लाख सैनिकों की विशाल सेना तैयार की तथा साम्यवादी बाहुल्य क्षेत्रों को चारों तरफ से घेरना प्रारंभ कर दिया। साम्यवादियों ने 1 वर्ष तक कड़ा संघर्ष किया, किंतु उन्हें लगने लगा कि वे च्यांग के विरुद्ध सफल नहीं होंगे। अतः साम्यवादियों ने अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए स्थान परिवर्तन का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि केयांगसी को छोड़कर शांसी चला जाए, जहां पहले से ही साम्यवादियों की सरकार है। शांसी की साम्यवादी सरकार को रूस का समर्थन प्राप्त था। फिर शांसी प्रांत रूस की सीमाओं के समीप था। शांसी प्रांत जंगलों एवं पहाड़ों से घिरा था। वहां रहकर च्यांग काई शेक की सेना से बच सकते थे। लगभग 1 लाख साम्यवादी, जिनमें 85,000 सैनिक तथा 15,000 पार्टी कार्यकर्ता थे, 16 अक्टूबर 1934 को प्रस्थान प्रारंभ किया गया और 20 अक्टूबर 1935 को शांसी पहुंच गए। च्यांग की गिरफ्तारी तथा मुक्ति। साम्यवादियों पर आक्रमण के उद्देश्य से भेजे गए च्यांग के सेनापति का शांसी पहुंचने पर साम्यवादियों ने अपना तर्क समझाकर उन्हें अपनी ओर मिला लिया। माओ ने कहा, हमें मिलकर जापान की शक्ति का सामना करना चाहिए और उत्तरी चीन से जापान के प्रभुत्व को समाप्त कर देना चाहिए। माओ के कथन का सेनापति लिमांग तथा सेना पर प्रभाव पड़ा। इस पर च्यांग स्वयं शांसी पहुंचे। विवश होकर च्यांग को 12 दिसंबर 1936 ईस्वी को बंदी बना लिया। इसी बीच लिमांग को च्यांग की डायरी के पन्नों को पढ़ने का अवसर मिला, जिसका सारांश था कि च्यांग स्वयं चीन की राष्ट्रीय एकता के लिए उत्सुक था। उन्हें 25 दिसंबर 1936 को रिहा कर दिया गया और नानकिन भेज दिया गया। लिमांग पर मुकदमा चलाया गया और साधारण दंड देकर क्षमा कर दिया गया। इसी बीच कुओमिंतांग और साम्यवादियों में समझौता हो गया। जापान का आक्रमण 1937। जापान के आक्रमण के समय चीन में 2 सरकारें कार्यरत थीं, जिसकी अपनी पृथक सेनाएं थीं। जापान के सामने ये संयुक्त सेनाएं टिक नहीं सकी। जापानी सेना ने 1938 में कैंटन पर अधिकार कर लिया। चीन में निराशा छा गई। जापान को दिनों दिन सफलता मिल रही थी, लेकिन इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। चीन जापान का युद्ध भी द्वितीय विश्व युद्ध में परिणत हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध और चीन। द्वितीय विश्व युद्ध में
जैसे ही जापान सम्मिलित हुआ, उसका ध्यान चीन से हट गया। फौरन ही कुओमिंतांग एवं साम्यवादियों में संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि दोनों में समझौता होने के बावजूद सैद्धांतिक मतभेद थे। ब्रिटेन तथा अमेरिका नहीं चाहते थे कि चीन में रूस अथवा जापान का प्रभुत्व बढ़े, इसलिए वे लगातार चियांग की सरकार की सहायता कर रहे थे। किंतु जापान के द्वारा चीन के संपूर्ण समुद्र तट पर अधिकार हो जाने के कारण इनका सीधा संबंध चीन से कट गया। जापान ने इंडो चाइना तथा बर्मा पर भी अधिकार करके चीन जाने वाले मार्ग बंद कर दिए। फलतः हवाई मार्ग से भारत के रास्ते चीन को युद्ध सामग्री पहुंचाई जाने लगी। अगस्त 1945 में जापान आत्मसमर्पण कर दिया। विश्व युद्ध समाप्त हो गए। लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास एवं गृह युद्ध। अमेरिका का प्रयास था कि नानकिन अर्थात उत्तरी चीन पर चियांग का अधिकार हो। अमेरिका चियांग की सहायता कर रही थी। साम्यवादियों ने इसका विरोध किया, जिससे दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जनरल मार्शल को विशेष रूप से चीन इसी उद्देश्य से भेजा था कि वह चीन के दोनों प्रमुख दलों में समझौता कराए। उन्हें यह भी कार्य सौंपा गया था कि वे चीन के दोनों दलों को वहां लोकतंत्र की स्थापना के लिए तैयार करें। मार्शल के प्रयास से 10 जनवरी 1946 ईस्वी को दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें स्वीकार किया गया कि आपसी संघर्ष को समाप्त कर दिया जाए तथा चीन का जो प्रदेश जिस सेना के अधिकार में है वह उसी सेना के अधिकार में रहेगा। इस प्रकार अमेरिका के प्रयत्न से गृह युद्ध कुछ समय के लिए स्थगित हो गया। किंतु 10 जनवरी 1946 के समझौते से चीन की वास्तविक समस्या हल नहीं हुई। चीन में स्थायी शांति के लिए आवश्यक था कि वहाँ ऐसी सरकार स्थापित हो जो लोकतंत्रवाद के सिद्धांतों पर आधारित हो। राजनीतिक दलों की सेनाओं का स्थान पर एक राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन किया जाए, जिसका किसी भी दल से कोई संबंध न हो। किंतु इन बातों का क्रियान्वयन कठिन था। 7 जनवरी 1947 को जनरल मार्शल ने अमेरिका लौटने पर एक वक्तव्य में कहा था, शांति स्थापना में सबसे बड़ी कठिनाई यह रही कि कुओमिंतांग और चीनी साम्यवादी दल एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक संदेह करते हैं। जनवरी 1949 में गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया। साम्यवादियों ने पेकिंग पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 1949 में नानकिन पर अधिकार तथा 1949 के अंत तक साम्यवादियों ने समस्त प्रांतीय सेनाध्यक्षों को पराजित करके अपनी केंद्रीय सरकार की स्थापना की। चियांग को फॉर्मूसा द्वीप पर चले जाना पड़ा। साम्यवादियों का सत्तारोहण। इस प्रकार गृह युद्ध में सफलता प्राप्त करने के पश्चात 21 नवंबर 1949 ईस्वी को माओ त्से तुंग द्वारा
चीनी गणतंत्र की स्थापना की घोषणा कर दी गई। इस प्रकार चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई। थैंक यू।